नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं, इससे पहले मैंने 4 वीडियोस बनाए हुआ है जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो आप अगर देखना चाहें तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जा सकते हैं या फिर मैं आपको पिछले वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन। देख सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है सबसे महत्वपूर्ण वो है लुई सोलवा। कौन है लुई सोलवा? जो कहाँ का? फ्रांस का राजा था। तो आइए सबसे पहले आपको मैप के माध्यम से दिखाते हैं कि फ्रांस कहाँ पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है हमारा मैप, आप देख सकते हैं। और फ्रांस आपको दिखाई दे रहा है? बोलिए, फ्रांस आपको दिखाई दे रहा है? देखिए मैं आपको फ्रांस दिखाता हूँ। देखिए फ्रांस, ये जो देख रहे हैं ना, ये फ्रांस का एरिया है। और उसी के बगल में देखिए यहाँ स्पेन है, यहाँ यूनाइटेड किंगडम है, ये नीदरलैंड हो गया, ये बेल्जियम हो गया, ये स्विट्जरलैंड हो गया, ये लग्जमबर्ग हो गया, ये जर्मनी हो गया, ये इटली हो गया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, और यहाँ लास्ट में यहाँ रसिया है, इधर रूस, येलो कलर में। तो ये किसका मैप है? ये यूरोप का मैप है। तो यूरोप में अलग अलग तरह के कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो हम लोग फ्रांस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्रांस, जिसका कैपिटल क्या है? पेरिस है ना, पेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको चित्र बता दिया है। तो दोस्तों फ्रांस जो था, तो फ्रांस में कौन थे? फ्रांस में थे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, लुई सोलवा। कौन था? लुई सोलवा। वो गद्दी पर कब बैठा? तो 1774 में। और उसका उम्र उस वक्त क्या था? तो उस वक्त उसका उम्र था 20 साल, तकरीबन 20 साल। तो वो 20 साल की उम्र में वो फ्रांस के गद्दी पर बैठा, ठीक है। उसके बाद उसमें 3 स्टेट हुआ करता था। 3 स्टेट मतलब जिस तरह से भारत में होता है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इस प्रकार से होता है। तो उसी प्रकार से वहाँ भी लोगों में विभाजन था और लोगों में उसको स्टेट कहा जाता था। तो वो स्टेट में आते थे। स्टेट में जैसे कि उसमें क्या किस किस प्रकार का स्टेट था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वहाँ पे जो हुआ करता था, तो वहाँ पे स्टेट में क्लर्जी हुआ करता था, नोबिलिटी हुआ करता था। क्लर्जी जिसको हिंदी से पादरी बोलते हैं, नोबिलिटी मीन्स कुलीन। और थर्ड स्टेट में जो आते थे, जिसमें बड़े बिजनेसमैन आते थे, कोर्ट ऑफिशियल्स मतलब कोर्ट में काम करने वाले लॉयर्स आते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आते थे, स्मॉल फार्मर्स आते थे, यानी छोटे किसान आते थे, ठीक है, आर्टिसंस आते थे, और बहुत छोटे किसान आते थे, यानी वेरी स्मॉल फार्मर्स। और लास्ट में क्या आते थे? लेबर्स, यानी कुली, और सर्वेंट मीन्स नौकर। तो ये सारे थर्ड स्टेट में आते थे। तो पहला स्टेट में कौन आता था? क्लर्जी, और उससे नीचे नोबिलिटी, और उससे नीचे जो आता था वो थर्ड स्टेट होता था। तो आइए इसको हम मैप से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है मैप। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रांस में जो हुआ करता था स्टेट्स का समाज, ध्यान दे कि तृतीय स्टेट में कुछ लोग धनी हैं और कुछ लोग निर्धन। यानी कुछ लोग जो होते थे फ्रांस में वो धनी होते थे और कुछ लोग निर्धन होते थे। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा पहला स्टेट। क्या है हमारा ये पहला स्टेट? तो पहला स्टेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? पहला स्टेट में पादरी वर्ग, जिसको क्लर्जी बोलते थे, अभी बताया। दूसरा स्टेट में क्या हुआ करता था? दूसरा स्टेट में हुआ करता था कुलीन वर्ग, जिसको नोबिलिटी बोलते हैं, अभी बताए नोबिलिटी। और तीसरा वर्ग में क्या हुआ करता था? तो तीसरा वर्ग में आप देख सकते हैं, तीसरा वर्ग में अलग अलग तरह के वर्ग थे।
तीसरा वर्ग में 3 वर्ग थे। कौन कौन से वर्ग हैं तो आप देख सकते हैं। पहला वर्ग में बड़े व्यवसाय यानी बड़े व्यापारी होते थे। उसके बाद व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील, ये सारे। उसके बाद जो आते थे उसमें किसान और कारीगर होते थे। ये आप देख सकते हैं, किसान और कारीगर। और उसके नीचे जो आते थे वो होते थे कौन, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वहाँ पे फ्रांस में जो है लोगों में विभाजन था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रांस में किस तरह से विभाजन था। और फ्रांस के गद्दी पर कौन बैठा, लुई 16वां बैठा। कब बैठा, 1774 में बैठा। ठीक है, 1774 में बैठा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद फ्रांस का संविधान बना। फ्रांस का संविधान कब बना, ये एक प्रश्न आता है रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में। तो 1791 में बना। कब बना था, 1791, याद रखेंगे 1791 में फ्रांस का संविधान बना। जबकि अगर पूछा जाए कि फ्रांस जो था, तो फ्रांस के गद्दी पर लुई 16वां कब बैठा, तो लुई 16वां कब बैठा था फ्रांस की गद्दी पर, तो 1774 में। ठीक है, 1774 में बैठा था फ्रांस की गद्दी पर। आगे बढ़ते हैं। वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई। तो नेपोलियन का जो हार हुआ था वाटरलू, वाटरलू एक जगह हुआ करता था। तो उस जगह पर नेपोलियन के साथ युद्ध हुआ और उसमें जो है नेपोलियन का हार हुआ, वाटरलू। ठीक है, तो वाटरलू में नेपोलियन का जो हार हुआ था वो कब हुआ था, तो 1815 में। ठीक है, 1815 में नेपोलियन का हार हुआ। नेपोलियन तो कौन था नेपोलियन, वो एक वहाँ का पहले आर्मी ऑफिसर हुआ करता था। उसके बाद वो फ्रांस के गद्दी पर बैठा था। ठीक है, जिसकी हार कब हुई, 1815 में। आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, यानी सोवियत संघ बाद में मिल गया करके। ठीक है, वो विघटन कब हुआ था, तो 1991 में। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। याद रखेंगे, सोवियत संघ का विघटन 1991। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। ठीक है, और इसका एग्जैक्ट डेट अगर पूछा जाए तो 14 जुलाई 1789। ठीक है, ये फ्रांस की क्रांति, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना है। ठीक है, 14 जुलाई 1789, 1789। और वाटरलू में नेपोलियन का हार हुआ था 1815 में, ये बता चुके हैं। और सोवियत संघ का विघटन भी बता दिया 1791 में। ठीक है, तो ये था फ्रांस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब है भारत का इतिहास हम लोग जानेंगे। तो भारत का इतिहास में सबसे पहले जानेंगे जलियांवाला बाग। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग के बारे में हम लोग जानेंगे कि जलियांवाला बाग में जो हुआ था नरसंहार हुआ था, उसके बारे में। तो जलियांवाला बाग जिसका जो है डायरेक्शन कौन दिया था, जनरल डायर ने दिया था। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में। याद रहेगा, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का जो है वो हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919, ये डेट याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें आता है कि साइमन कमीशन कब आया, तो 1927 में। 1927 में साइमन कमीशन आया था। लेकिन ये तो दूसरा बात हो गया। लेकिन अभी हम लोग अगर जाने कि जलियांवाला बाग के बारे में, तो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। और इसका जो गोलीबारी करने का आदेश दिया था वो किसने दिया था, जनरल डायर ने। तो जनरल डायर के द्वारा गोलीबारी करने का आदेश दिया गया था। तो अगर आप देखना चाहें कि अभी वर्तमान में अभी जलियांवाला बाग कैसा दिखता है, तो मैं आपको इसको चित्र के द्वारा दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो फोटो है, यही है नेपोलियन। ठीक है, यही है नेपोलियन बोनापार्ट, जिसकी हार कब हुई थी, मैंने अभी बताया कब हुई थी हार, 1815 में ना। 1815 में ना इसकी हार हुई थी। 1815 में इसकी हार हुई थी। कहाँ हुई थी, वाटरलू में।
तो ये है हमारे कौन, नेपोलियन, ठीक है। ये हमारे नेपोलियन। और ये देखिए यहाँ जो है यही है, अभी अभी वर्तमान में अगर आप जाकर देखेंगे कि जलियांवाला बाग कैसा दिखता है, ठीक है, तो ऐसा दिखता है इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। और देखिए, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये पंजाबी से पहले लिखा है, फिर शहीदी कुआं, इसको शहीदी कुआं कहा जाता है। तो ये है जलियांवाला बाग का। और देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो शहीद हुए थे उनके फ़ोटोज़ हैं, उनका जो चित्र बनाया गया है, देख सकते हैं ना कितनों ने शहीदी दिया था, ठीक है। और देखते हैं और कौन सा पिक है। ये देखिए यहाँ पे फिर आपको ये मिलेगा, अगर जाएंगे आप कभी तो ये आपको मिलेगा, गोलियों के निशान, बुलेट मार्क्स। तो ये सब शायद गोलियों के निशान के मार्क्स हैं, जो जनरल डायर ने आदेश दिया था उसके बाद जो गोली चला था, तो ये सब निशान है गोलियों के। तो सोच सकते हैं कि कितना गोली चलाया गया था हमारे हिंदुस्तानियों पे। तो इसे भूलना नहीं है, इसे याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी एक है जलियांवाला बाग का, अमर ज्योति। यहाँ पे ज्योति जलाया जाता है, किसके लिए, ये है अमर ज्योति। तो ये इसमें ज्योति जलाए जो भी शहीद हुए हैं, तो शहीदों के नाम पर ये अमर ज्योति जलाया जाता होगा। फिर और कोई पिक है क्या, देख लेता हूँ। ये तो मैंने अभी दिखाया आपको, वो दिन के वक्त, और ये रात के वक्त देखिए कैसा दिखता है। और देख सकते हैं आमने सामने कितने लोग हैं, और बीच में तो दुकानें भी साइड साइड में लग रही हैं, दुकानें खुली हुई है, ठीक है। ये देखिए कितने लोग हैं। और यहाँ पे लाइट्स लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लाइट्स लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये देखिए लाइट शो कर रहा है, और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है ना, कुछ कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कौन कौन शायद शहीद हुए हैं उनके नाम शायद लिखा हुआ है ना। तो देख सकते हैं कि हमारे देश के लोगों ने, साथ ही साथ हमारे जवानों ने हमारे भारत को बचाए रखने के लिए कितनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं। तो दोस्तों इसे भूलना नहीं है। आज का युवा जो है दूसरे राह पर चला है, तो उन्हें मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। और देखते हैं और कोई पिक्स है क्या। ये देखिए, ये भी तो शायद वहीं का है, ठीक है, जहाँ तक हमको लगता है कि ये वहीं का है। अब ये क्या है ये तो पता नहीं, वो जाकर पता चलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। और ये तो अभी कोणार्क मंदिर है, बाद में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इन सबको अभी डिलीट कर देता हूँ। तो मैं आपको क्या बता रहा था जलियांवाला बाग के बारे में, तो ये मैंने बता दिया कब हुआ था जलियांवाला बाग का हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को। अब आगे आता है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कब आया, तो कब आया, तो 1927 में, ठीक है। और इसके बारे में अगर आप जानना चाहें कि साइमन कमीशन है क्या, तो आइए देख लेते हैं एक झलक। ये है, देखते हैं यहाँ पे क्या नोट्स लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेहरू रिपोर्ट में साइमन कमीशन के बारे में पता चलता है। तो इस रिपोर्ट में क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति के विरोध में दिल्ली में 12 फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ है, ठीक है, जिसमें सभी दलों ने हिस्सा लिया, जिसमें 29 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लॉर्ड बर्कनहेड, भारत का सचिव उस वक्त हुआ करता था, ने राष्ट्रीय नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिसे सभी स्वीकार करें। 1927 में मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की संविधान का मसौदा बनाया जाए। 19 मई 1928 में अंसारी की अध्यक्षता में बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार लिया गया। नेहरू समिति की रिपोर्ट महत्वपूर्ण सिफारिशें
देश के नए संविधान का स्वतंत्र उपनिवेश पर आधारित होने, मान्यता, विवेक, व्यवसाय तथा धर्म की स्वतंत्रता व्यवस्था, ये था। और क्या था इसमें, भारत को डोमिनियल स्टेट का दर्जा दिया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हो, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। और क्या था इसमें, और इसमें था भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होगा, केंद्र एवं प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति विभाजन और युवा सार्वभौम मताधिकार व्यवस्था होगी। तो इसे आप पॉज कर करके धीरे धीरे पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट में क्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों पूछता है कि दांडी मार्च कब हुआ, तो दांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में। 1930 में दांडी मार्च हुआ और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। पहला भारतीय वन कानून कब बना, 1865 में। 1865 में जो है वो पहला भारतीय वन कानून बना था। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किसने बनाया, तो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किसने बनाया था, नरसिम्हादेव। नरसिम्हादेव ने उड़ीसा का कोणार्क मंदिर बनाया था। चलिए इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये है हमारा कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया। और देखिए, ये देखिए, यह कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। और देखिए, ये देखिए कोणार्क मंदिर, इसके अलग अलग चित्र। ये देखिए कोणार्क मंदिर, देख सकते हैं आप। ये देखिए कोणार्क मंदिर का चित्र। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया, कोणार्क मंदिर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्विज टाइम। ठीक है, ये मज़ेदार है। इलेक्ट्रिक चेयर का इन्वेंट किसने किया, अल्फ्रेड पी साउथविक ने। ब्रेन इलेक्ट्रिक चेयर, ब्रेन फीवर इज अ डिसीज स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो, यानी मस्तिष्क ज्वर एक क्या है, एक रोग है जो मच्छर के द्वारा फैलता है। अच्छा, मैंग्रोव्स आर प्लांट्स दैट हैव रेस्पिरेटरी रूट्स, तो मैंग्रोव्स ऐसे पौधे होते हैं जिसके जड़ सांस ले सकते हैं। रोडेंसिया साइरस इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ स्क्वायरल, यानी स्क्वायरल यानी गिलहरी। गिलहरी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो रोडेंसिया होता है। आगे है रदरफोर्ड डिस्कवर्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। नेपाली इज द प्राइमरी स्पोकन इन सिक्किम, अगर आप हमारे देश के सिक्किम राज्य में जाएंगे तो वहाँ पे नेपाली बोला जाता है। डिवाइस यूज टू मेजर रेडिएशन, वैसा डिवाइस जिसे रेडिएशन को मापा जाता है वो है जीजर काउंटर। ठीक है, जीजर काउंटर या गीगर काउंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया गीगर काउंटर के बारे में। अब आपका आता है कि हेमेटाइट। हेमेटाइट एक अयस्क है, किसका, आयरन का एक अयस्क है। और वो किस कलर का दिखता है, रेडिश ब्लैक, थोड़ा थोड़ा लाल और थोड़ा काला दिखेगा। और स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहा जाता है, कोस्मोलॉजी, यानी यूनिवर्स मतलब क्या, ब्रह्मांड का जो पढ़ाई होता है उसको क्या कहा जाता है, कोस्मोलॉजी। और शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थ हेमीस्फीयर, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ मतलब क्या, उत्तर का अर्धगोला अगर मैं जाए तो वहाँ पे सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को। ठीक है, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। भारत के राज्यसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो 250। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, विल इन द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट द ट्रूथ, यानी भारत का अगर तिरंगा देखे उस तिरंगा में जो वो चक्र होता है वो क्या बताता है, कि वो ट्रूथ को बताता है, यानी सत्य को बताता है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज इन ब्लू कलर, और वो जो चक्र होता है वो ब्लू कलर में होता है। और उस चक्र को क्या कहा जाता है, अशोक चक्र कहा जाता है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप हमारे क्या क्या होते हैं, ए होता है, ए बी होता है, ओ होता है और बी होता है। 4 ब्लड ग्रुप होता है, क्या क्या, ए बी ओ ए बी। ठीक है, एंटीबॉडी फॉर ब्लड ग्रुप ए बी, ए
BO। तो ए के लिए जो एंटीबॉडी होता है वो बी होता है। ए का एंटीबॉडी क्या होता है? ए का एंटीबॉडी होता है बी। और बी का क्या होता है? तो बी का ए होता है। लेकिन ए बी का क्या होता है? ए बी का नॉन, मतलब कोई नहीं। और अगर ओ का बोले तो ओ का एंटीबॉडी क्या होता है? तो ओ का एंटीबॉडी होता है ए बी। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज है विज्ञान का प्रश्न से। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर का माप किसने ये किया था खोज? तो कार्ल लैंडस्टीनर और मीनर ने आर एच फैक्टर को खोजा था 1940 में। और किसके ये में? मंकी। फिर आगे है पीतल जो बनता है वो किन किन तत्वों से बनता है? तो कॉपर का 70% और जिंक। कॉपर और जिंक का मिलाने पर पीतल बनता है। लेकिन कांसा किस में बनता है? कॉपर और टीन मिलाने पर बनता है। और अगर देखें कि महासागर का बढ़ता क्रम, तो बढ़ता क्रम आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए महासागर का बढ़ता क्रम देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे सबसे बड़ा होता है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। और कैप ऑफ हॉर्न क्या होता है? कैप ऑफ हॉर्न होता है एक ऐसा जगह जो अटलांटिक महासागर को और हिंद महासागर को, यानी इंडियन ओशन को और अटलांटिक ओशन को अलग करता है। आखिरी है प्रशांत महासागर में क्या है? फर्डिनेंड मैगलन। हाँ, मतलब प्रशांत महासागर को किसने खोजा, यानी पैसिफिक ओशन को किसने खोजा? तो पैसिफिक ओशन को खोजा था फर्डिनेंड मैगलन ने। और ये कहाँ के खोज करता था? तो स्पेन के थे, स्पेनिश थे। ठीक है, स्पेन के थे। और अधिकतम गहराई कहाँ है? तो चैलेंजर डीप। अधिकतम गहराई कहाँ है? वो प्रशांत महासागर में ही है। सबसे अधिकतम गहराई वो है चैलेंजर डीप। और ये 10 से 11 किलोमीटर है। 10 से लेकर 11 किलोमीटर की गहराई इसमें होती है। तो आइए इसको हम आप चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देख लीजिए कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ है, ये है पैसिफिक ओशन, यही है प्रशांत महासागर, ये है हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर। ठीक है, यही है पैसिफिक ओशन जो गोल घुमा करके दिखाया गया है। साउथर्न ओशन, ठीक है, दक्षिण सागर। और देखते हैं इधर, ये देखिए आर्कटिक ओशन, ये है इधर आर्कटिक ओशन। यहाँ काफ़ी ठंडा होता है, मतलब पोलो में काफ़ी ठंडा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर कितना होता है। पैसिफिक ओशन इतना इसका स्क्वायर किलोमीटर है, अटलांटिक का इतना स्क्वायर किलोमीटर है। तो सारा है, आप ये देख लेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। पिछले वीडियोस का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप पिछले वीडियोस को आप देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।